हेलो, वेलकम टू संजीवनी डियर स्टूडेंट। दिस इज शेखर कुलश्रेष्ठा। जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगी, मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में हाल ही में जो है जेल प्रहरी की जगह घोषित की हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जो है जेल प्रहरी के संबंध में ही जो है जानकारी लेंगे। उनका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके संबंध में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, उनकी एज से संबंधित क्या उसके नियम होंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सिलेबस क्या होगा। तो इस वीडियो में मैं इसी सब के संबंध में जानकारी दूंगा। तो आप एंड तक वीडियो को देखते रहिए। ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है जो कि जेल प्रहरी के एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कर रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से उन्हें संपूर्ण जानकारी मिलेगी, कैसे उन्हें फॉर्म भरना है, क्या उसकी एलिजिबिलिटी रहेगी, कैसे उसको तैयारी करनी है, क्या सिलेबस रहेगा। ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगा। सो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा हाल ही में जेल प्रहरी का नोटिफिकेशन डाला गया है। ये शॉर्ट नोटिफिकेशन और डिटेल्ड नोटिफिकेशन दोनों आ चुके हैं। दोनों की लिंक मैं जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक आ जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जेल प्रहरी का जो एग्जाम है वो आपका 27/7 से जो है उसका आवेदन फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट हो चुकी है। यानी कि आज से डेट स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 10 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो इसी सब के संबंध में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सो ये एमपी जेल प्रहरी रिक्रूटमेंट 2020 इम्पोर्टेंस डेट है आपका। कौन कौन से हैं आपके स्टार्टिंग डेट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के स्टार्ट होने की डेट क्या है, 27 जुलाई 2020 यानी कि आज की डेट से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं। लास्ट डेट क्या है ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने की, तो 10 अगस्त जो है लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने की। ठीक है। लास्ट डेट फॉर फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट क्या है, तो 11 अगस्त लास्ट डेट है फॉर फी पेमेंट। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन फॉर्म करेक्शन, यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई संशोधन करना है अपने फॉर्म में तो आप कब से कर सकते हैं, तो आप फॉर्म में जो करेक्शन है वो 27 से ही स्टार्ट हो जाएगा। बट आप इसकी करेक्शन की जो एंड डेट रखी गई है डेट इज़ 15 अगस्त, 15 अगस्त तक आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं किसी भी प्रकार का। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। एडमिट कार्ड कब तक डाउनलोड होंगे, तो उसके लिए अभी कोई डेट डिक्लेयर्ड नहीं है। ठीक है। और इसका एग्जाम डेट क्या रखा गया है, तो एग्जाम डेट इसकी 3 to 10 नवंबर 2020 इसकी एग्जाम डेट रखी गई है। पीवी की तरफ से नोटिफिकेशन में जो एग्जाम डेट दी हुई है डेट इज 3 to 10 नवंबर 2020। सो आई होप आपको ये सारी इंफॉर्मेशन समझ में आया होगा। आगे हम इसके संबंध में और इंफॉर्मेशन देखते हैं। इसका एज रिलैक्सेशंस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वगैरह उनकी जानकारी लेते हैं, सिलेबस की जानकारी लेते हैं हम इसमें। अब हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं एज रिलैक्सेशन किस प्रकार का रहेगा। उसमें एज के लिए क्या है, तो कैंडिडेट शुड बी बिटवीन 18 to 15 ईयर ओल्ड, यानी कैंडिडेट की जो एज है इट मस्ट बी बिटवीन 18 to 15 फॉर आउटसाइडर्स मीन यानी कि आपके अगर कहीं बाहर के व्यक्ति फॉर्म भरना चाहते हैं तो 18 to 15 उनके लिए एज रखी गई है। बट एमपी के जो डोमिसाइल हैं, एमपी डोमिसाइल कैंडिडेट हैं या मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, जो डोमिसाइल यानी मूल निवासी कैंडिडेट हैं, उनके लिए एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जो पुरुष आवेदक होंगे वो अनारक्षित वर्ग में जो हैं पुरुष आवेदक, उनके लिए 8 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। यानी वो 33 वर्ष की आयु तक के जितने भी एमपी डोमिसाइल कैंडिडेट हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। इसी प्रकार से महिला आवेदक जो हैं जो कि अनारक्षित वर्ग में हैं, या जो पुरुष और महिला आवेदक हैं जो आरक्षित वर्ग में हैं, वो सब लोग जो है 38 साल की उम्र तक फॉर्म भर सकते हैं। यानी उनको 13 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, बहुत ज़्यादा एज रिलैक्सेशन दिया गया है। सो हमें ये समझ में आना चाहिए कि जो पुरुष कैंडिडेट हैं वो 33 वर्ष तक की आयु तक अपने फॉर्म भर सकते हैं
और जो महिला कैंडिडेट हैं और इसके साथ साथ में जो SC ST OBC से संबंधित जो रिजर्व्ड क्राइटेरिया के जितने भी कैंडिडेट हैं वो 38 वर्ष की आयु तक जो भी है फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये। आगे हम देखते हैं इसमें एज से संबंधित इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता, यानी शैक्षणिक अर्हता क्या होगी, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए न्यूनतम। तो आवेदक को 10+2 प्रणाली के अधीन कम से कम हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। ठीक है, 10+2 प्रणाली के अधीन अथवा पुरानी प्रणाली से हायर सेकेंडरी की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। तो आपका ये आपको चेक करना है कि आप नवीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत है आपकी मार्कशीट या पुरानी शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत है। तो जो नवीन शिक्षा प्रणाली है उसमें आपका 10+2 शिक्षा प्रणाली जो है उसमें आपका कम से कम हाई स्कूल पास होना चाहिए, अथवा पुरानी प्रणाली से आपके पास में हायर सेकेंडरी की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका सहायक मापदंड। सहायक मापदंड को देखते हैं, जो क्योंकि ये जेल पे ही आपका फिजिकल से रिलेटेड पोस्ट है तो इसमें जो है सहायक मापदंड भी नापा जाएगा। तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए देखा जाए तो उनकी ऊंचाई जो है, उनकी हाइट जो है आपका 165 सेंटीमीटर होना चाहिए और उनका सीना फुला करके जो है आपका 83 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। यानी कि हाइट जो है आपका 165 होनी चाहिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए और सीना बिना फुलाए जो है आपका 83 सेंटीमीटर तक का होना चाहिए। ये आपके पास में होना चाहिए आपकी सहायक मापदंडों में। वहीं महिला अभ्यर्थियों के लिए जो हाइट है आपका वो जो है 158 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। बाकी इनके लिए कोई भी जो है क्राइटेरिया सहायक मापदंड में एलिजिबल नहीं है, आपका एप्लीकेबल नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ और पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे आवेदक की दोनों आँखों की दृष्टि समान रूप से सही होनी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वो किसी भी प्रकार से शारीरिक रूप से अपंग नहीं होना चाहिए और नोकनी फ्लैट फुट होना चाहिए। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, यानी उसके जो घुटनों के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए आपका, और जो है आपका फ्लैट फुट जो है होना चाहिए। ये सारे पॉइंट आपको समझने हैं। ठीक है, और उन्हीं के अनुसार यदि आप इन क्राइटेरियाज को पूरा करते हैं तो ही आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है कि न्यूनतम सहायक अर्हता पूरी करने वाले अभ्यर्थी ही फॉर्म भरें। न्यूनतम सहायक अर्हता में छूट का कोई प्रावधान नहीं है, यानी आपकी यदि हाइट कम है तो आप एप्लीकेबल नहीं है, यदि आप सीना बिना फुलाए आपका 83 नहीं है तो आप एप्लीकेबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप पहले से जांच लें। ठीक है, और पहली पद हेतु नियम में अभ्यर्थियों को शारीरिक रूप से अपंग नहीं होना चाहिए, यानी किसी भी प्रकार की फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, पूरी तरीके से शरीर से स्वस्थ होने चाहिए, और जो है आपका ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, सहायक मापदंड और शैक्षणिक अर्हता से संबंधित मैंने यहाँ पे आपको डिटेल में बताया है। फिर भी यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसका आंसर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। पहली पद हेतु सहायक प्रवीणता टेस्ट होगा आपका, फिजिकल टेस्ट होगा आपका। ठीक है, एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इस फिजिकल टेस्ट के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, आपको क्वालिफाई करना है। जो इसको क्वालिफाई कर लेगा वही आपका रिटन एग्जाम में अप्लाइड कर सकता है। ठीक है, सो क्या है आपका, तो इसमें अगर यदि हम देखें तो दौड़ है आपका 800 मीटर की दौड़ है, 2 टेस्ट होने हैं, एक तो दौड़ होनी है और एक गोला फेंक होना है आपका। तो 800 मीटर की दौड़ है जो कि पुरुष जो होंगे आपके उनको 2 मिनट 50 सेकंड में पूरी करनी है, जबकि महिला अभ्यर्थियों को 4 मिनट में पूरी करनी है ये दौड़ जो है आपका। और भूतपूर्व सैनिक और होमगार्ड को ये 3 मिनट 15 सेकंड में पूरा करना है। तो ये तो आपके लिए नहीं है, बट ये दोनों आप लोगों के लिए है। पुरुष के लिए 2 मिनट 50 सेकंड में 800 मीटर की दौड़ पूरी करनी है और महिलाओं को 4 मिनट में पूरी दौड़ करनी है। ठीक है, यदि हम गोला फेंक की देखें तो यहाँ पर 20 फीट तक गोला फेंकना है और गोले का वजन होगा आपका 7.260 किलोग्राम। ठीक है, लगभग 7.25 किलो का आपका गोला होगा और ये पुरुष प्रहरी के लिए है। ठीक है, पुरुषों के लिए है।
जबकि अगर महिलाओं के लिए हम बात करें तो इन्हें 16 फीट तक गोला फेंकना है और गोले का वजन होगा आपका 4 किलोग्राम। 4 किलोग्राम का गोला होगा आपका, जिसको 16 फीट तक फेंकना है महिलाओं को, ठीक है। जबकि भूतपूर्व सैनिकों को 15 फीट तक गोला फेंकना है और गोले का वजन होगा 7.260 किलोग्राम, ठीक है। तो ये जो है आपका फिजिकल टेस्ट के लिए मैंने आपको सारे पॉइंट बताए हैं। इसमें जो है आपका यदि कोई दौड़ में क्वालिफाई नहीं कर पाता है तो उसे गोला फेंक में भाग नहीं लेने दिया जाएगा, याद रखना है आपको। यदि आप दौड़ में पहले दौड़ होगी, दौड़ में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो फिर आप गोला फेंक में भाग नहीं ले पाएंगे। गोला फेंक में भाग तभी ले सकते हैं जब आप दौड़ क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। और सहायक प्रवीणता परीक्षा केवल क्वालिफाइंग स्वरूप की होगी, इसमें कोई भी पूर्णांक या प्राप्तांक नहीं होंगे, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इस परीक्षा से उम्मीदवार को तुरंत मौके पर ही अवगत करा दिया जाएगा। जो भी परिणाम होगा वो आपको तुरंत हाल के हाल मिल जाएगा कि आपने क्लियर किया है अथवा नहीं किया है। जो क्लियर कर लेगा उसी को आगे जो है रिटन टेस्ट के लिए एप्लीकेबल किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये सारे मैंने पॉइंट बताए हैं आपको, सारे प्रवीणता फिजिकल टेस्ट से रिलेटेड है। तो इन सबको यदि आप क्वालिफाई कर रहे हो, आपके अंदर इतना आपका स्ट्रेंथ है, तभी आप इसमें भाग ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। अब एप्लीकेशन फीस कितनी आएगी। तो एप्लीकेशन फीस जो है आपकी, ये जो जनरल है आपका, जनरल कैटेगरी में जो है आपके, उनके लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी आएगी, इंक्लूडिंग एमपी स्टेट, अदर स्टेट के लिए भी और एमपी स्टेट के लिए भी। जितने भी जनरल कैंडिडेट के जो उम्मीदवार होंगे, कैंडिडेट होंगे, उन सभी को 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी आएगी। जबकि SC, ST, OBC और इन सब के लिए जो है आपका MP के हैं ये, इनके लिए 250 रुपये जो है 250 रुपीज़ आपका एप्लीकेशन फीस आएगी। अदर स्टेट के SC, ST, OBC को 500 रुपये ही देने हैं, ये ध्यान में रखना है। इस फीस के अलावा 70 रुपये आपको जो है पोर्टल चार्ज भी पे करना होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। यदि आप खुद से ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू या क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करते हैं तो उसका 40 रुपये आपका चार्ज आपको पेएबल होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये 500 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए, 250 रुपये ST, SC, OBC के लिए फीस रखी गई है। और अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट होंगे उन सबको 500 रुपये है, चाहे वो जनरल में आते हों या SC, ST, OBC में आते हों, उससे अंतर नहीं पड़ता है। किसी भी कैटेगरी में आते हो, सबके लिए जो है एक ही समान फीस रखी गई है और वो फीस है आपकी 500 रुपये, ठीक है। सो आई होप आपको एप्लीकेशन फ़ीस के संबंध में संपूर्ण जानकारी मिल चुकी होगी। आगे हम देखते हैं अब इनका एग्ज़ाम इवेंट किस तरह का रहेगा, कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे। तो ये जो नोटिफिकेशन आया है उसमें आपका दिया है एग्ज़ाम कब होंगे आपके। तो 3 to 10 नवंबर को एग्ज़ाम होगा आपका, ठीक है, 2020 में। इसमें 2 पारी में एग्ज़ाम होगा, शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड, ठीक है। पहली जो शिफ्ट है उसका 7 to 8 रिपोर्टिंग टाइम होगा आपका। रिपोर्टिंग टाइम है ये 7 to 8, 7 से 8 के बीच में आपको रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। और फिर 8:50 से 9 बजे तक का टाइम जो रहेगा वो रहेगा इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के लिए। आपको नियम जो इम्पोर्टेंट दिशा निर्देश हैं उनको आपको पढ़ना है, उसके लिए आपको 10 मिनट का समय मिलेगा। और फिर जो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा वो 9 से 12 बजे के बीच का उसका ड्यूरेशन होगा। 9 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट होगा और ख़त्म होगा आपका 12 बजे, ठीक है। और वो 3 घंटे का टाइम ड्यूरेशन रहेगा, बहुत इम्पोर्टेंट है आपका, 3 घंटे का टाइम ड्यूरेशन रहेगा। यदि हम पिछले एग्ज़ाम की बात करें, जेल PI का पिछला एग्ज़ाम 2018 में जो हुआ था, वहाँ पे 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन दिया था, यहाँ पे 3 घंटे का टाइम ड्यूरेशन दिया है फॉर कंप्लीटिंग द फर्स्ट शिफ्ट, पहली शिफ्ट को पूरा करने के लिए। अब सेकंड शिफ्ट की बात करें तो सेकंड शिफ्ट कितने बजे से है आपका। तो सेकंड शिफ्ट का रिपोर्टिंग टाइम 12 to 1 PM है आपका, 12 से 1 बजे का जो है सेकंड शिफ्ट का रिपोर्टिंग टाइम है। देन फिर
1:50 से 2 बजे तक जो है आप जो उनके दिशा निर्देश हैं उनको पढ़ सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं उनको आप पढ़ सकते हैं। और फिर 2 से 5 बजे तक का आपका जो है इवनिंग में टाइम रहेगा फॉर रिटन एग्जाम ऑफ सेकंड शिफ्ट, यानी 3 घंटे का आपका इसका आपको टाइम मिलेगा। इस तरीके से आपका एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में होगा, 3 से 10 तारीख के बीच में। पहली शिफ्ट 9 से 12 बजे की होगी, दूसरी शिफ्ट 2 से 5 बजे की होगी। पहली शिफ्ट का रिपोर्टिंग टाइम 7 से 8 बजे के बीच में होगा और उसके लिए जो नियम पढ़ने का जो टाइम दिया जाएगा 10 मिनट का, वो 8:50 से 9 बजे तक का होगा। इसी प्रकार से सेकंड शिफ्ट का रिपोर्टिंग टाइम 12 से 1 बजे का होगा और जो नियम कायदे पढ़ने के लिए जो आपको समय दिया जाएगा 10 मिनट का, वो 1:50 से 2 बजे तक का होगा। ठीक है, सो आपको ये एग्ज़ाम इवेंट समझ में आए होंगे सारे जो मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब मुख्य और सबसे इम्पोर्टेंट आपका इनका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न किस प्रकार का रहेगा। तो इसमें आपका जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, 20 मार्क्स के। जनरल हिंदी के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, ठीक है। जनरल इंग्लिश 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। जनरल मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। जनरल साइंस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं और उन 100 क्वेश्चन का टोटल मार्क्स है आपका 100 मार्क्स। तो ये इसका आपका सिलेबस है, यानी सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी, सामान्य इंग्लिश, सामान्य गणित, सामान्य साइंस, सामान्य विज्ञान। इस तरीके से टोटल 5 अलग अलग टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन होंगे और लगभग 20 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस की संख्या बदल भी सकती है, आगे पीछे हो सकती है, कम ज़्यादा हो सकती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन आपके ज़रूरी नहीं है कि सब में 20 आएँ, हो सकता है किसी में आपके 70 क्वेश्चन आए तो किसी में ज़्यादा आ जाएं। तो इस तरीके से कुल आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अभी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की क्लास चल रही है, ऑनलाइन क्लास चल रही है, जिसमें पूरा डिटेल में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पढ़ाया जा रहा है। आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास को ज्वाइन करने के लिए फॉर्म की लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, उस पर क्लिक करके आप फॉर्म भर सकते हैं और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की ऑनलाइन क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये बहुत बेनिफिशियल क्लास होगी स्टेनो एसआई के लिए, एमपी पुलिस के लिए, जेल पीआई के लिए, एमपी कोर्ट के लिए, सभी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। इसके साथ साथ आप सीपीसीटी के लिए भी ऑनलाइन जोड़ सकते हैं। उसका भी मैं बैच ऑनलाइन चालू करने वाला हूँ शीघ्र ही। उसकी नोटिफिकेशन भी, उसकी डिटेल भी मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड करूँगा। सो थैंक यू।